हाय एवरीवन दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से एक नए टॉपिक पर, जो है शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा के बारे में आज हम जानेंगे कि इसके लाभ क्या हैं और किन किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है और इनसे और क्या क्या दर्जा प्राप्त करने के आधार क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दर्जा प्राप्त करने के आधार क्या हैं। दर्जा प्राप्त करने के आधार। बात करते हैं दर्जा प्राप्त करने के आधार क्या क्या हैं। अब दर्जा प्राप्त करने के आधार क्या क्या हैं, आइए इसके बारे में आप देखें कि इसके भाषा से जुड़े ग्रंथों को, यानी भाषा से जुड़े ग्रंथों का एक 1500 से बहुत पुराना वर्णन होना चाहिए, अधिक पुराना प्रारंभिक इतिहास होना चाहिए। जिस भाषा के बारे में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए आधार प्राप्त करना है, वो बहुत ही पुराना इतिहास होना चाहिए। कितना पुराना? 1500 से 2000 वर्षों पुराना इसका आधार होना चाहिए। और बात करते हैं कि अब इसमें और क्या पहलू होने चाहिए। इसका प्राचीन साहित्य हो या ग्रंथों का एक निकाय, जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा माना जाता हो एक मूल्यवान विरासत, जिसे जो बोलते हैं उनके पहलुओं को मानने वाले बहुत ही मूल्यवान हो, ठीक, बहुत ही मूल्यवान विरासत जो मानते हों, उस भाषा को हम शास्त्रीय भाषा के रूप में मानेंगे। इसकी साहित्यिक परंपरा में मौलिकता होनी चाहिए। इसकी साहित्यिक परंपरा में मौलिकता होनी चाहिए, तब जाकर के इसे दर्जा प्राप्त होगा। और शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच की असमानता है। तो बात करते हैं कौन कौन से आधार होने चाहिए। तो इसमें दर्जा प्राप्त करने के आधार क्या क्या हैं। नंबर 1 पे है इसके प्रारंभिक इतिहास, ठीक, प्रारंभिक इतिहास कितना पुराना होना चाहिए। जिस भाषा को होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1500 से 2000 ईसा पूर्व, ठीक, 2000 वर्षों, ईसा पूर्व नहीं, 2000 वर्षों पुराना आधार होना चाहिए। आधार होना चाहिए 1500 से 2000। और ऐसा प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक निकाय, जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा माना जाता हो कि यह एक मूल्यवान विरासत है। ऐसा माना जाता है, ठीक, ऐसा माना जाता है कि जिस भाषा को बोलने वाले हैं इनकी पीढ़ियों द्वारा उस भाषा को बहुत ही मूल्यवान विरासत माना जाता हो। ये हुई बात। इसकी साहित्यिक परंपरा में मौलिकता होनी चाहिए। तीसरा क्या है, इसकी साहित्यिक परंपरा में मौलिकता होनी चाहिए। इसकी साहित्यिक
परंपरा में मौलिकता होनी चाहिए। इसकी साहित्यिक परंपरा में मौलिकता होनी चाहिए। ये बात है। शास्त्रीय भाषा और साहित्य और आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच में असमानता हो। तो तीसरा और चौथा टॉपिक में क्या है? शास्त्रीय भाषा और साहित्य और आधुनिक भाषा शास्त्रीय भाषा और साहित्य, आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न इसलिए इसके बाद के रूपों में असमानता हो। असमानता यानी समानता न हो, असमानता हो। ये 4 पहलू इसके होने चाहिए। ठीक। पहला है इसके प्रारंभिक इतिहास 1500 से 2000 वर्षों पुराना होना चाहिए। ठीक। जिस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा उसमें इसके प्रारंभिक इतिहास 1500 से 2000 वर्षों पुराना आधार होना चाहिए। दूसरा क्या है? ऐसा माना जाता है कि इनकी पीढ़ियों द्वारा उस भाषा को बहुत ही मूल्यवान विरासत माना जाता हो। ठीक। और रही बात तीसरी की, तो इसकी साहित्यिक परंपरा में मौलिकता होनी चाहिए। इसकी साहित्यिक परंपरा में मौलिकता होनी चाहिए। और चौथा है शास्त्रीय भाषा और साहित्य और आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न इसलिए इसके बाद के रूपों में असमानता हो, तब जाकर के ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त कर पाएंगे। ठीक। ये हुई इसकी बात। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? तो आइए देखते हैं अब लाभ की बात। अब इसके लाभ के बारे में जानते हैं कि लाभ क्या क्या हैं। आइए जानते हैं कि लाभ। दर्जा तो प्राप्त करने के आप लोगों को पता हो गया होगा कि कितने पहलू शामिल होंगे। तो इसके लाभ क्या क्या हैं? अब बात करते हैं लाभ की। ठीक। तो इसके लाभ क्या क्या हैं? इसके लाभ हैं मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अनुसार। अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है, यानी शिक्षा मंत्रालय नया नाम है। इसके पहले कौन सा था नाम? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, ठीक, और ठीक, विकास मंत्रालय के अनुसार किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के निम्न लाभ हैं। कौन कौन से लाभ हैं? नंबर 1 पे, ठीक, कौन कौन से लाभ हैं? भारतीय शास्त्रीय भाषा, भारतीय शास्त्रीय भाषा, ठीक, भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में प्रख्यात, ठीक, यह बात हुई प्रख्यात विद्वानों के लिए,
भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में प्रख्यात विद्वानों के लिए 2 वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण। 2 प्रख्यात विद्वानों को, ठीक, विद्वानों को 2 प्रमुख, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण। पुरस्कारों का वितरण, ठीक, ये होना चाहिए। भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में प्रख्यात विद्वानों को 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा, ठीक। और शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना होगी, ठीक। दूसरा कौन सा लाभ है? दूसरा लाभ है शास्त्रीय भाषाओं, ठीक, के अध्ययन के लिए, ठीक, के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की ठीक, केंद्रों की स्थापना होगी, ठीक। ये दूसरा होगा। तीसरा में कौन सा लाभ होगा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, ठीक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के लिए पेशेवर अध्यक्ष के पदों का सृजन, अध्यक्ष के पदों का सृजन किया जाएगा, सृजन किया जाएगा। ये लाभ हैं इसके। शास्त्रीय भाषा, अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो ये लाभ होंगे। शिक्षा मंत्रालय नया नाम है, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के अनुसार भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में प्रख्यात विद्वानों को 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। 2 विद्वान जो प्रख्यात होंगे उस भाषा के, ठीक। और दूसरा लाभ होगा शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना होगी। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के लिए पेशेवर अध्यक्ष के पदों का सृजन किया जाएगा। और तीसरा क्या है? चौथा क्या है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक। यूजीसी इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगी? अनुसंधान परियोजनाएं संचालित करेगी।
अब आप लोगों को पता हो गया हो ये लाभ और इसके दर्जा प्राप्त करने के मानदंड कौन कौन से हैं। तो दर्जा प्राप्त करने के मानदंड कौन से हैं, तो आप लोगों को ये पता हो गया होगा कि दर्जा प्राप्त करने के मानदंड क्या हैं। तो दर्जा प्राप्त करने के मानदंड, इनका प्रारंभिक इतिहास 1400 से यानी 1500 से 2000 वर्षों का प्रारंभिक इतिहास होना चाहिए। और ये जिसे बोलने वाले हों वो उनके पूर्वज इसे एक विरासत के रूप में, मूल्यवान विरासत के रूप में इसे समझते हूँ, और इसकी साहित्यिक परंपरा में मौलिकता होनी चाहिए। ठीक, साहित्यिक परंपरा में मौलिकता होनी चाहिए। और इसके लाभ क्या क्या हैं, तो शिक्षा मंत्रालय, नया नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। इसके अनुसार क्या है, भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में प्रख्यात विद्वानों को 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। दूसरा है भाषाओं के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना होगी। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय में शास्त्रीय भाषाओं के लिए पेशेवर अध्यक्ष के पदों का सृजन किया जाएगा। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान परियोजनाएं संचालित करेंगी। अब बात करते हैं कि किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। दर्जा किन भाषाओं को दर्जा प्राप्त है, दर्जा प्राप्त भाषा। तो किन भाषाओं को दर्जा प्राप्त है, तो सिर्फ 6 भाषाएं हैं जिन्हें दर्जा प्राप्त है। 6 भाषा कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे है तमिल, नंबर 1 पर है तमिल, तमिल को प्राप्त है। नंबर तमिल किस सन में हुआ, 2004 में। नंबर 2 पे है तमिल के बाद में है संस्कृत। संस्कृत कब बनी, संस्कृत को कब दर्जा प्राप्त हुआ, तो 2005 में। ठीक, तमिल, संस्कृत। और नंबर 3 पे किसको दर्जा प्राप्त हुआ, तो कन्नड़ है। नंबर 3 पे कन्नड़, नंबर 3 पर कन्नड़, नंबर 3 पर कन्नड़। ये किस सन में हुआ, तो 2008 में, ये 2008 में। और नंबर 4 पे कौन सा है, कन्नड़ के बाद में तेलुगु। ठीक, तेलुगु को कब प्राप्त हुआ, तो 2008 में इस भाषा को भी शास्त्रीय भाषा के रूप में चुना गया। अब नंबर 5 पे कौन सी भाषा है, तो नंबर 5 पे है मलयालम। यह भी हाल ही में चुना गया है, मलयालम। ये मलयालम 2013 में। और मलयालम के बाद छठी लास्ट कौन सी है, छठी है ओडिया 2014 में। इन 6 भाषाओं को दर्जा प्राप्त हुआ है। ये 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं, 2004 में तमिल को, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में। ये शास्त्रीय भाषा, इनको दर्जा प्राप्त है। इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। तो 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। और इनके मानदंड हम आप लोगों को बता दिए कि दर्जा प्राप्त करने के लिए मानदंड क्या होना चाहिए। और रही बात तो हर पहलू, इसके लाभ क्या क्या हैं, तो ये जब शास्त्रीय भाषा का दर्जा इन्हें प्राप्त हो जाता है तो बहुत कुछ इस भाषा की सजोना होता है। जैसे शास्त्रीय भाषा कन्नड़ भाषा को मिला, संस्कृत भाषा को मिला, तो अब ये इन्हें नष्ट होने में, इन भाषाओं को विलुप्त होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये शास्त्रीय भाषा के रूप में प्रचलित हो गई। तो इनको दर्जा मिल गया, तो अब इन्हें रोका जाएगा कि ये अब इनको नष्ट ना हो, ये भाषाएं अब विलुप्त ना हो। इसलिए
वैसे तो बहुत सारी बोलियां अब तो समाप्त हो गई। कोई कहता है कि हम ये भाषा बोलता है, उस अपने यहाँ की भाषा बोलता है, ऐसा वैसे अपने यहाँ की भाषाओं का महत्व ही नहीं था। तो अब ये इन 6 भाषाओं का तो बहुत बड़ा महत्व हो गया है, क्योंकि शास्त्रीय भाषा का दर्जा ही नहीं मिला है। तो अब ये हर यूनिवर्सिटी, जैसे उड़िया है तो जहाँ उड़ीसा वगैरह में है, वो यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट के तौर पे रखा होगा, और इसे जिसे कहा गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शास्त्रीय भाषा के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष के पदों का भी सर्जन हुआ होगा। तो इस तरीके से इसको बचाने के लिए इस भाषा को बहुत सारे पहलू शामिल होते हैं। तो अब आप लोगों को पता हो गया होगा कि ये इस तरीके से शास्त्रीय भाषा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस अब शास्त्रीय भाषा से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों का छूटेगा नहीं। तो पढ़ो, इसमें पूछेगा कि किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, किसको नहीं, ऑप्शन दे देगा। तो आप लोगों को बताना होगा। तो ऑप्शन में यही 6 सब्जेक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। सभी 6 भाषाएं कौन कौन सी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। इन 6 के अलावा अगर कोई आती है तो उसे हटा देना, बस यही होगा। और इसके स्टेटमेंट बनाकर पूछेगा कि इसके लाभ क्या हैं और इसको दर्जा प्राप्त करने के मानदंड क्या हैं। तो बस यही क्वेश्चन पूछेगा, इससे आगे कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो अब आप लोगों को पता हो गया होगा, अब इससे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अच्छे से पढ़ते चलिए और नॉलेज को इकट्ठा करते चलिए। जितना नॉलेज उतनी वैल्यू, जितना नॉलेज उतनी वैल्यू। बस ये बात ध्यान रखते हुए पढ़ते चलिए, और पढ़ने से आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा। और पढ़ते चलिए, जिससे आप लोग अपनी वैल्यू को बढ़ाते चलिए। बस इसी बात पे आप लोगों को इस क्लास को ख़त्म करते हैं, और थैंक यू, धन्यवाद।